हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो चैप्टर नंबर 23 है बिजनेस लॉ की बुक की। ये हम सीरीज़ कर रहे हैं बिजनेस लॉ की, जिसके अंदर हम एक चैप्टर को एक कंप्लीट वीडियो में पूरा कर रहे हैं। तो आज का जो वीडियो रहेगी वो चैप्टर नंबर 23 की रहेगी, जिसका टाइटल रहेगा परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी एंड पेमेंट। कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट यानी सेल के जो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस कैसे होगी, डिलीवरी होगी गुड्स की और उसकी पेमेंट होगी, तभी वो परफॉर्मेंस माना जाएगा। ठीक है, देखो आप performance of a contract of sale according to section 31 of the sale of the goods act, the gist of the contract of sale is performance of their obligation by the parties to the contract। जो कॉन्ट्रैक्ट है कब प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल माना जाएगा, कंप्लीट माना जाएगा, जब जब दोनों पार्टीज अपने अपने जो ऑब्लिगेशन को परफॉर्म कर देंगे, अपने अपने उत्तरदायित्व को कंप्लीट कर देंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट माना जाएगा। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिलीवर द गुड्स। सेलर की ड्यूटी होती है कि वो गुड्स को डिलीवर करे, एंड द बायर की ड्यूटी होती है टू एक्सेप्ट द डिलीवरी को एक्सेप्ट करे और उसके लिए पे करे पैसे। द कॉन्ट्रैक्ट इज कम्प्लीटेड व्हेन बोथ पार्टीज हैव कैरिड आउट देयर ऑब्लिगेशन। जब दोनों पार्टी अपने अपने उत्तरदायित्व ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट कर देती हैं तो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाता है कि परफॉर्म्ड हो गया है। ठीक है, पेमेंट एंड डिलीवरी कॉन्करेंट है, साथ में कॉन्करेंट कंडीशन है। देखो, पेमेंट डिलीवरी होगी तो पेमेंट होगी, पेमेंट होगी तो डिलीवरी होगी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32, अनलेस देर इज एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, द डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड द पेमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स आर कॉन्ग्रुएंट कंडीशन है ये। द सेलर मस्ट बी विलिंग एंड रेडी टू डिलीवर द गुड्स। सेलर मतलब मस्ट भी मतलब मस्ट होना चाहिए कि वो उसकी चाह भी हो और रेडी टू डिलीवर, वो चाहता हो अपनी इच्छा से कि डिलीवर गुड्स करे, गुड्स की डिलीवरी करे। एंड बायर मस्ट बी विलिंग, और बायर की ये इच्छा और वो रेडी होना चाहिए कि वो गुड्स को एक्सेप्ट करे और उसके लिए पे करे। ठीक है, the condition, unless there is an agreement to the contrary in the beginning of the section, have a special importance. It implies that payment and delivery need not always be concurrent, and that parties can agree to other conditions which with regard to the payment of the price and delivery of the goods. The payment of the or the delivery can be non-concurrent and either may be done later as per the agreement between the parties. It may be divisible and may be made इंस्टॉलमेंट। देखो, कॉन्ग्रुएंट वैसे तो बोलता है कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, लेकिन कुछ और पार्ट्स ये बोलते हैं कि नॉन कॉन्ग्रुएंट है। कई बार ऐसा होता है कि डिलीवरी ऑफ गुड्स मिल जाती है लेकिन उसके लिए प्राइस पेमेंट नहीं होता, कोई एग्रीड डेट पर प्राइस पे किया जाता है, और या फिर डिलीवरी मिल जाती है और इंस्टॉलमेंट में प्राइस पे होता है, अभी थोड़ा थोड़ा करके पैसे पेमेंट आएंगे, तो नॉन कॉन्ग्रुएंट हो गया। आगे देखिए, डिलीवरी। एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियली द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द सेलर इज टू डिलीवर। सेलर का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्लिगेशन क्या होता है, उत्तरदायित्व ये होता है कि वो गुड्स को डिलीवर करे। सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट डिफाइंस डिलीवरी एज द वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ द, ऐच्छिक इच्छा से ट्रांसफर ऑफ द पोजेशन ऑफ द गुड्स, गुड्स की पोजेशन को ट्रांसफर करना फ्रॉम द वन पर्सन टू अनदर। द गुड्स मस्ट बी डिलीवर स्टेट, जो गुड्स होने चाहिए डिलीवर स्टेट में होने चाहिए जैसे मांगे गए हैं, बिफोर द डिलीवरी कैन बी मेड। जब डिलीवरी होनी है उससे पहले पहले जो गुड्स है डिलीवरेबल स्टेट में होने चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द पार्टीज हैव एग्रीड टू, द डिलीवरी कैन बी कॉन्करेंट और एट अ फ्यूचर डेट और इन इंस्टॉलमेंट। पार्टी जैसे एग्री हुई उसके डिपेंड पे द डिलीवरी कैन बी कॉन्करेंट हो सकती है और एट फ्यूचर डेट पे। कॉन्करेंट मतलब साथ के साथ पैसे मिल सकते हैं, फ्यूचर डेट पे मिल सकते हैं या फिर इंस्टॉलमेंट में मिल सकते हैं। ठीक है, the control of the seller on the goods terminate when he makes a delivery of the goods and that of the buyer commences। जब कंट्रोल सेलर का है वो ख़त्म हो जाएगा, गुड्स पर टर्मिनेट हो जाएगा जब वो डिलीवरी कर देगा गुड्स की, एंड दैट द बायर कमेंस कर देगा। बिसाइड द सेलर्स एजेंट कैन आल्सो ट्रांसफ़र, सेलर के अलावा सेलर का जो एजेंट है वो भी ट्रांसफ़र कर सकता है, ट्रांसफर द कंट्रोल द गुड्स टू द बायर। गुड्स हेयर रेफर्स टू द गुड्स विच आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का जो सब्जेक्ट मैटर जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वही गुड्स होंगी। If the contract of sale is about future goods that need to be manufactured or procured, अगर contract of sale इस बेस पे है कि future goods के लिए है कि आने वाले टाइम पे वो फ्यूचर में वो ट्रांजेक्शन की जाएगी, डिलीवरी की जाएगी, तो वो अभी वो बनना बाकी है और उसको प्रोक्योर या फिर किसी या तो मैन्युफैक्चर करेगा खुद या फिर किसी से और से मंगाएगा। द सेलर कैन नॉट डिलीवर अदर सिमिलर गुड्स, सेलर डिलीवर नहीं कर सकता कुछ सिमिलर टाइप की गुड्स एंड बी एब्सॉल्व्ड ऑफ द एप्लीकेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, और अपने कॉन्ट्रैक्ट से ऑब्लिगेशन को ख़त्म नहीं कर सकता।
अब डिलीवरी देखो कितने टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ डिलीवरी थ्री टाइप्स की होती है, एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और सिंबॉलिक डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी होती है कि मैंने एक दुकान से जाके टीवी खरीदा, टीवी मैंने लिया, मेरी डिलीवरी कराई घर पे और उसके लिए पेमेंट कर दी, मेरे घर पे टीवी आ गया, उसके पास पेमेंट चली गई, होती है एक्चुअल डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होती है कि मेरे घर में काम चल रहा है, मैंने टीवी खरीदा और उसके पास ही रख दिया, अभी टीवी के वन पास रख ले, पैसे पे कर दिए उसको, पैसे ही पे कर दिए, यानी ओनरशिप मेरे पास ट्रांसफ़र हो गई है, पोजीशन अभी उस सेलर के पास ही पड़ी हुई है, मैंने अपने घर में अभी लेके नहीं आई उसको, तो उसको कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मानेंगे। ठीक है, चाहे अभी डिलीवरी हुई नहीं है, फिक्शियस है डिलीवरी, काल्पनिक डिलीवरी मानेंगे उसको। ठीक है, कि भाई डिलीवरी हुई नहीं है लेकिन फिर भी हो चुकी है। और कौन सी सिचुएशन में इस सच डिलीवरी इज डीम टू हैव बीन मेड इन द फॉलोइंग सिचुएशन, इस डिलीवरी को माना जाता है कि हो गई, रियल में होती है। व्हेन द गुड्स आर इन पोजीशन ऑफ सेलर एंड ही एग्रीज टू कीप देम इन पोजीशन ऑन बिहाफ द बायर, जब गुड्स जो है ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है बायर के पास, लेकिन सेलर के पास पोजीशन पड़ी है और सेलर को बोला गया है जब उसको चाहिए होगी उसको बिहाफ द बायर वो संभाल के रखे। व्हेन द गुड्स आर इन पोजीशन ऑफ द बायर एंड द सेलर गिव्स हिज कंसेंट टू द बायर टू रिटेन द गुड्स एज एन ओनर, जब पोजेशन है बायर के पास है, मतलब चीज़ बायर के पास है और सेलर उसको कंसेंट दे देता है कि उस गुड्स को अपने बायर के रूप में अपने पास रख ले। व्हेन द गुड्स आर इन पोजीशन ऑफ द थर्ड पार्टी एंड द पार्टी कन्फर्म्स टू द बायर दैट ही इज कीपिंग द गुड्स ऑन बिहाफ द बायर, जब थर्ड पार्टी के पास पोजीशन हो कि उसकी गुड्स की और जो बायर है वो कंफर्म करे कि दैट ही इज कीपिंग द गुड्स ऑन बिहाफ द बायर, कि उन्होंने गुड्स रख रखी बायर के बिहाफ में। Again, symbolic delivery, when the goods are of such large quantity or weight that is not possible to deliver the good physically, the delivery of title or document of goods or any other document or things that serve a proof of transfer of possession to the buyer is deemed to be constitute delivery। symbolic delivery होती है इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी भारी चीज़ है जिसको हम फिजिकली इधर से उधर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट बनते हैं, टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके वो प्रूफ के रूप में काम होता है कि जो पोजीशन है बायर को ट्रांसफ़र हो गई है। फॉर एग्जाम्पल डिलीवरिंग द की ऑफ वेयर हाउस वेयर द गुड्स आर स्टोर, जब वेयर हाउस की चाबी पकड़ा देना जहाँ पर गुड्स रखी हुई है, और बिल ऑफ लीडिंग और रेलवे स्लिप टू द बायर कंस्टिट्यूट दैट इज कॉल्ड सिंबॉलिक डिलीवरी ऑफ गुड्स को सिंबॉलिक डिलीवरी ऑफ गुड्स कहते हैं। इफेक्ट ऑफ पार्शियल डिलीवरी, पार्शियल डिलीवरी क्या होती है, थोड़ा कुछ डिलीवरी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 34 द सेलर हैज़ इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द बायर एंड हैज़ मेड पार्शियल डिलीवरी, थोड़ी डिलीवरी करी है, मतलब 100 गुड्स मंगाई थी तो 90 गुड्स ही आई है। इट हैज़ द सेम इफेक्ट एज दैट ऑफ द कंप्लीट डिलीवरी ऑफ गुड्स, वो सेम ही इफेक्ट आएगा जैसे कंप्लीट डिलीवरी होती है गुड्स की। बट इफ द डिलीवरी इज इन इंस्टॉलमेंट, अगर डिलीवरी इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं, द डिलीवरी ऑफ वन इंस्टॉलमेंट डज नॉट हैव द इफेक्ट ऑफ टोटल डिलीवरी में, अगर इंस्टॉलमेंट में हो रही है तो प्रॉपर डिलीवरी नहीं मानी जाएगी। The partial goods delivered and total goods be delivered can be determined from the fact or circumstances of the case. For example, A sells 10 tons of coal to B. A's carrier has the capacity to transport 1 ton at time. एक बार में 1 टन दे सकता है, इतनी कैपेसिटी है उसके पास, कैरियर के पास, मतलब जो ट्रक वगैरह जो है उनके पास। देयरफॉर मेक्स द फर्स्ट डिलीवरी ऑफ 1 टन द इफेक्ट मेकिंग ऑफ, फर्स्ट डिलीवरी फिर कब जाएगी, 1 टन की जाएगी, 10 टन का माल है, द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द फर्स्ट डिलीवरी इन किस केस वुड बी द सेम एज द टोटल डिलीवरी, तो जो सेम इफेक्ट होएगा जैसे टोटल डिलीवरी का इफेक्ट होएगा। बट इफ़ ए expect to be paid for the 1 ton that he has delivered and then makes the next delivery, अगर ये एक्सपेक्ट करता है कि 1 टन की डिलीवरी के पहले पैसे दो और बाद में नेक्स्ट डिलीवरी की जाएगी, इट विल कम्प्लीटली बी ए डिफरेंट सिनेरियो, नया अलग ही सिनेरियो हो जाएगा। एंड सच डिलीवरी डज नॉट हैव द इफेक्ट ऑफ टोटल डिलीवरी, उस डिलीवरी को हम टोटल डिलीवरी का इफेक्ट नहीं मानेंगे, बिकॉज हेयर इज इंटेंशन टू सेपरेट द 1 टन ऑफ कोल दैट हैज़ बिन डिलीवर्ड फ्रॉम वट ही इज़ येट टू डिलीवर्ड, क्योंकि एक का इंटेंशन यहाँ पे पूरी 1 टन की डिलीवरी को अलग ही कर देना है। ठीक है, बायर्स एप्लीकेशन फॉर डिलीवरी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35 अनलेस देयर इज नो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, द सेलर इज नॉट लॉफुली बाउंड टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर टिल सच टाइम दैट द बायर अप्लाइज फॉर द डिलीवरी, बायर सेलर है लॉफुली बाउंड नहीं होगा डिलीवर करने के लिए गुड्स को बायर के बायर टिल सच टाइम दैट द बायर अप्लाइज फॉर डिलीवरी, कोई जो अप्लाई करा है डिलीवरी के लिए बायर ने, उस जब तक 10 दिन तक बोला है तो 10 दिन तक उसको कोई स्यू नहीं कर सकता, लॉफुली बाउंड नहीं होगा, 10 दिन के बाद बाउंड होएगा वो।
This provision of law gives the right to seller of the goods that if he so desire he can deliver the goods without the buyer's request. अगर वो चाहता है तो वो डिलीवर कर सकता है बायर के रिक्वेस्ट बिना बिना रिक्वेस्ट के. द वर्डिक्ट इन द केस दे रखा है आपको एल्पैटी मूर्ति वर्सेस पॉलिसेटी सत्यनारायण हेल्ड द बायर वाज नॉट ओनली लिएबल टू पे द प्राइस ऑफ गुड्स. बायर को सिर्फ लिएबल नहीं होगा सिर्फ गुड्स के प्राइस पे करने के लिए, आल्सो वाज लिएबल टू आस्क फॉर द डिलीवरी फॉर द सेलर. सेलर से अपनी डिलीवरी मांगने के लिए भी लिएबल होगा. रूल्स गवर्निंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स. डिलीवरी ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग रूल्स देखो. अंडर प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ द गुड्स है द रूल्स दैट अप्लाई टू डिलीवरी ऑफ गुड्स आर एज अंडर. प्लेस ऑफ डिलीवरी कि भाई प्लेस ऑफ डिलीवरी अगर आपने मेंशन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि यहीं पे आपको डिलीवरी मिलेगी तो वहीं पे मिलेगी. एज जनरल रूल द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल स्पेसिफाई वेयर द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड एंड ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिलीवर द गुड एट सेम. तो ड्यूटी बनती है सेलर की वही सेम स्पेसिफाइड प्लेस पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो में बनाया गया था उसी स्पेसिफाइड प्लेस पे डिलीवरी प्रोवाइड करे. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 36(1) इफ देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज एज टू द प्लेस ऑफ द डिलीवरी. अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है देन द गुड्स सोल्ड विल बी डिलीवर्ड एट द प्लेस वेयर दे हैव सोल्ड. जहाँ पे उसको बेचना है वहाँ पर उसका प्लेस पे ट्रांसफ़र कर दी जाएगी. इफ़ द गुड्स आर नॉट इन एग्जिस्टेंस व्हेन दे आर सोल्ड. जब वो एग्जिस्टेंस में नहीं थे जब वो बिके गए. दे विल बी डिलीवर्ड एट प्लेस वेयर दे आर मैन्युफैक्चर्ड. वो वहाँ पर डिलीवर कर दिए जाएंगे जहाँ पर वो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं अनलेस देयर इज़ एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी बिटवीन द पार्टीज इन विच केस ऑफ द गुड्स विल बी डिलीवर्ड एट द स्टिपुलेटेड प्लेस. जो भी शर्तिया प्लेस थी वहाँ पर डिलीवर किए जाएंगे. टाइम ऑफ डिलीवरी अगर कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे टाइम ऑफ डिलीवरी बोल रखा है सेलर को कि इतने टाइम पे तो सेलर उसी टाइम पे ही उसको गुड्स को ट्रांसफ़र करेगा. बट इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट स्पेसिफाई नहीं किया हो कॉन्ट्रैक्ट में टाइम ऑफ डिलीवरी अकॉर्डिंग टू सेक्शन दिस सेलर शुड डिलीवर द गुड्स विद इन रीजनेबल टाइम. रीजनेबल टाइम में ट्रांसफ़र कर देगा. वट इज़ रीजनेबल टाइम डिपेंड्स अपॉन सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस. जो सर्कमस्टांसिस ऑफ केस पे डिपेंड करती है जो कौन से रीजनेबल टाइम होगा. गुड्स इन पोजेशन ऑफ थर्ड पार्टी. गुड्स जो है गुड्स का जो पोजीशन है थर्ड पार्टी के पास है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 36 सबसेक्शन 3 व्हेन द गुड्स सोल्ड आर इन पोजीशन ऑफ थर्ड person delivery is only made when the party possessing the goods promises to keep the goods on behalf of the buyer. डिलीवरी तभी हो पाएगी व्हेन द पार्टी पोजेसिंग द जिसके पास गुड्स है प्रॉमिस करता है टू कीप द गुड्स ऑन बिहाफ द बायर की बायर के बिहाफ पे उसने गुड्स रख रखी है. टाइटल टू द गुड्स इन एनी केस हैज़ टू बी ट्रांसफर टू द बायर. टाइटल तो हो गया ट्रांसफ़र हो गया बायर के पास. एग्जाम्पल अशोक बाय वॉच फ्रॉम विजय विच इज़ इन पोजिशन ऑफ सुमन. पर देखो अशोक ने विजय की वॉच खरीद ली जो अभी जो वॉच है सुमन के पास है. सुमन सेज दैट शी विल कीप द वॉच विद हर ऑन बिहाफ ऑफ अशोक. अब देखो पहले वो किसकी वॉच रख रखी थी उसने विजय की. अब वो कहती है कि कोई बात नहीं मैं अशोक के बिहाफ पे अब रख लेती हूँ टिल सच टाइम एज अशोक वांट्स टू हर टू कीप इट. जब तक वो अशोक को वापस नहीं चाहिए तब तो मैं रख लेती हूँ. एंड अशोक एग्री टू अगर अशोक एग्री हो गया उसके ऊपर उसके डिसीजन पे दिस विल बी केस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स इन पोजेशन ऑफ थर्ड पर्सन. Expenses of delivery according to section 36 subsection 5 unless there is an agreement to the contrary all expenses of the delivery of the goods will be borne by seller. seller ही डिलीवरी करेगा जो expenses के सारे जो भी है वही भरेगा. Delivery of wrong quantity. Delivering an excess or lesser quantity of goods is called a delivery of wrong quantity. भाई जितनी क्वांटिटी मांगी थी उससे ज़्यादा डिलीवर कर देना या उससे कम डिलीवर कर देना उसको बोलते हैं डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी. बट मार्जिनल डिफरेंस आइदर वे इज़ नॉट डीम टू बी डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी अनलेस द गुड्स आर वेरी एक्सपेंसिव. लेकिन मार्जिनल डिफरेंस आ गया. मान लो आपने ऑयल भेजा है ठीक है. ऑयल का ये है कि थोड़ा थोड़ा रिस्क जाता है. हल्का रिस्क के थोड़ा सा कम हो गया हल्का सा क्वांटिटी मतलब कुछ ml कम हो गया तो उसको मार्जिनल डिफरेंस को नहीं माना जाएगा डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी जब तक वो एक्सपेंसिव नहीं होगा. लेकिन जैसे गोल्ड प्लेटिनम है अगर उसका मार्जिनल भी अगर थोड़ा सा कम होगा 0.01 भी कम हो गया तो भी वो बहुत बड़ा डिफरेंस माना जाता है. ठीक है. इफ द डिफरेंस इन क्वांटिटी इज मार्जिनल है द बायर डज नॉट हैव द राइट टू रिफ्यूज द. मार्जिनल डिफरेंस है तो राइट नहीं है उस पर डिलीवरी से रिफ्यूज करें. एज जनरल रूल द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स शुड बी सेम एज एग्रीड टू द कॉन्ट्रैक्ट. इफ द क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिलीवर्ड इज मोर और लेस देन द फॉलोइंग रूल्स आर एप्लीकेबल.
अगर डिलीवरी ऑफ गुड्स क्वांटिटी से लेस भेजी है आपने तो according to section 37(1), the seller makes the delivery of the goods to the buyer in lesser quantity than agreed in the contract. The buyer is entitled to refuse to accept the goods, but if the buyer accepts the lesser quantity of goods, he must pay for the goods at the rate agreed to in the contract. तो फिर बाद में जो अगर उसको बची हुई गुड्स भेजी जाएंगी वही जो कॉन्ट्रैक्ट में जिस प्राइस पे भेजी गई थी उसी प्राइस पे भेजी जाएगी। अगर एक्सेस में भेज दी तो according to section 37(2), if the goods delivered are in excess of the quantity agreed in the contract, the buyer can accept the agreed quantity and return the surplus। या तो जितने उसको मतलब 100 टन माल मंगाया था 110 टन आ गया तो 100 टन जितना मंगाया था उतना एक्सेप्ट कर लो और 10 टन माल वापस भेज दो। रिफ्यूज़ द एक्सेप्ट, और या फिर रिफ्यूज़ कर सकता है बायर कि भाई मैं नहीं एक्सेप्ट करता ज़्यादा डिलीवरी को। एक्सेप्ट द टोटल गुड, या फिर सारी गुड्स एक्सेप्ट कर लेगा 110 टन। इफ़ द बायर एक्सेप्ट ऑल द गुड्स ही हैज़ टू पे फॉर दैम एट द रेट एग्रीड इन द कॉन्ट्रैक्ट। और अगर सारी एक्सेप्ट कर लेता है तो 10 जो टन एक्स्ट्रा आ गया उसके भी जितने पैसे के हिसाब से आपने जितने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट में डन किया था उतने एक्स्ट्रा पैसे इसको आप पे करने पड़ेंगे आपको। डिलीवरी ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स मिक्स विद अदर्स। अगर स्पेसिफाइड गुड्स थी पहले ही हमने स्पेसिफाई करके आए थे कि यही वाले गुड्स चाहिए और वो मिक्स कर दिए अगर अलग दूसरी उस चीज़ से, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37(3), द सेलर मिक्स द गुड्स स्पेसिफाइड इन कॉन्टैक्ट विद अदर गुड्स द डिलीवरी एंड डिलीवर्स द लॉट ऑफ द बायर। और जो मिक्स कर दिया पहले और लॉट बायर को डिलीवर कर दिया, द बायर इज़ एट लिबर्टी टू रिफ्यूज़ द एक्सेप्ट द डिलीवरी। बायर के पास लिबर्टी आ जाती है कि वो रिफ्यूज़ कर सके कि डिलीवरी मैं नहीं लेता, और टू एक्सेप्ट द गुड्स दैट कन्फर्म्स टू स्पेसिफिकेशन एंड रिजेक्ट द अदर्स। और या फिर ये कर सकता है कि वो गुड्स को एक्सेप्ट कर ले जिससे कन्फर्म होता है कि स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही ये चीज़ हुई है, एंड रिजेक्ट द अदर, और दूसरे को रिजेक्ट कर दे। मतलब 10 कट्टे वो गेहूं के अगर स्पेसिफाई करके आया था उसने 10 में से 4 कट्टे तो वही रखे और 6 अलग के साथ मिक्स करके वापस भेज दिए, तो इसके पास या तो ये राइट बनता है कि भाई सारी डिलीवरी को एक्सेप्ट करने से मना कर दे, या फिर जो 4 उसको स्पेसिफाइड थे वो रख ले और 6 जो बचे हुए वो वापस कर दे। फॉर एग्जाम्पल, ए प्लेसेस एन ऑर्डर टू सेंड हिम 2 tea sets of Gwalior potteries, and B sends him 1 tea set of Gwalior potteries and the other of Hitkari potteries. In this case A can reject both, या तो दोनों को both reject कर देगा, और he can keep the one from Gwalior pottery और Gwalior pottery की रख लेगा और दूसरी वाली वापस कर देगा। Installment delivery, according to section 38 section 1, if there is no such agreement in the contract, the buyer is not bound to accept installment delivery। अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा नहीं हुआ तो बायर इंस्टॉलमेंट डिलीवरी को एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड नहीं है। बट इफ़ देयर इज सच ए प्रोविजन इन द कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि डिलीवरी जो है थोड़ी थोड़ी करके होगी, द सेलर कैन मेक इंस्टॉलमेंट, सेलर इंस्टॉलमेंट डिलीवरी कर सकता है। ठीक है। डिलीवरी ऑफ गुड्स इन इंस्टॉलमेंट एंड ईच इंस्टॉलमेंट इज टू बी पेड फॉर सेपरेटली। अलग अलग से देखो मान लो डिलीवरी इंस्टॉलमेंट में हो रही है उसकी पेमेंट भी अलग अलग हो रही है। एंड इफ़ वन ऑफ द मोर इंस्टॉलमेंट आर नॉट डिलीवर्ड और गुड्स डिलीवर आर डिफेक्टिव, या वन और मोर इंस्टॉलमेंट डिलीवर नहीं की गई और द गुड्स डिलीवर्ड आर डिफेक्टिव, या फिर डेड गुड्स जो डिलीवर कर रहे हैं वो डिफेक्टिव हैं, और इफ़ द बायर रिफ्यूज टू टेक, बायर ने रिफ्यूज़ कर दिया डिलीवरी लेने से और नेगलेक्ट टू मेक द पेमेंट मिलने से मना कर दिया, देने से मना कर दिया वन और मोर इंस्टॉलमेंट की, एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज डीम्ड टू बी हैड टर्म, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। द क्वेश्चन एज टू विच पार्टी इज लिएबल फॉर डैमेज, कौन सी पार्टी लिएबल होगी डैमेज के अपॉन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस एंड द टर्म्स ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। डिलीवरी ऑफ गुड्स टू अ कैरियर ऑफ वार फिंगर, गुड्स को डिलीवर करना कैरियर को, कैरियर जैसे ट्रक वगैरह, और वार फिंगर जो जिसको सामान पहुँचा देते हैं और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे हमारे सामान को पहुँचा देता है। ठीक है, घाट वाला बोलते हैं इसको हम। हाँ, डिलीवरी ऑफ गुड्स टू कैरियर और वार फिंगर, इफ द सेलर अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ डिलीवर्ड द गुड टू कैरियर, कैरियर को अगर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र कर दी चीज़, भेज दी इसको, और वार फिंगर को, द डिलीवरी इज डीम्ड टू हैव बीन मेड टू द बायर, बायर जो डिलीवरी है मानी जाएगी बायर को, अगर सिर्फ कैरियर तक पहुंच गई तब भी मानी जाएगी डिलीवरी। इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सेलर इज एक्सपेक्टेड टू डिलीवर द गुड्स
भाई कॉन्ट्रैक्ट में अगर ये चीज़ नहीं लिखी हुई, द सेलर को एक्सपेक्ट करेगा टू डिलीवर द गुड्स टू कैरियर हु इज़ कैपेबल एंड हैज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर टू ट्रांसपोर्ट द नेचर साइज एंड वेटेज ऑफ द गुड्स दैट आर टू बी डिलीवर सो दैट द गुड्स आर नॉट डैमेज इन ट्रांस। इस तरीके का कोई चीज़ दिखेगा, ट्रांसपोर्ट दिखेगा जिसमें चीज़ रास्ते में ट्रांजिट में डैमेज ना हो जाए। इफ़ द गुड्स आर डैमेज बिकॉज द सेलर्स नेगलेक्ट, अगर सेलर ने ध्यान नहीं दिया और गुड्स ख़राब हो गई, इन सेलेक्टिंग अ प्रॉपर कैरियर, ध्यान नहीं दिया वही ढंग से कैरियर सेलेक्ट नहीं किया और रास्ते में चीज़ ख़राब हो गई, द बायर कैन रिफ्यूज़ टू टेक द डिलीवरी। बायर के पास ये राइट हो जाता है कि वो डिलीवरी को रिफ्यूज़ कर दे, लेने से मना कर दे, एंड होल्ड द सेलर लिएबल फॉर डैमेज, और सेलर को उस सब डैमेज के लिए लिएबल करे। इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रेरी, अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, इफ़ द गुड्स आर टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय सी, अगर गुड्स सी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, एंड द सर्कमस्टांसेस आर सच दैट द गुड्स नीड टू बी इंश्योर्ड, और सर्कमस्टांसेस ये कहती है कि गुड्स को इंश्योर होना जरूरी है, द सेलर मस्ट कम्युनिकेट द सेम टू द बायर, जो सेलर है कम्युनिकेट कर देगा सब चीज़ की बायर को, सो दैट द गुड्स आर इंश्योर्ड अगेंस्ट डैमेज, ताकि इन ट्रांजिट में गुड्स को इंश्योर किया सकता है डैमेज के अगेंस्ट, अदरवाइज द सेलर विल बी लिएबल फॉर द डैमेज, अदरवाइज या फिर सेलर डैमेज के लिए लिएबल होगा। रिस्क वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड एट डिस्टिंक्ट प्लेसेस, रिस्क होता है गुड्स जब डिलीवर कर रहे हैं हम दूसरे स्थान पे, जब दूसरे स्टेट में रह रहा है, दूसरे प्लेस पे रह रहा है वो हमारा बायर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40 व्हेन द गुड्स आर लाइंग विद द सेलर, the buyer even in such case is liable to any damage to the goods after the sale has been made but before the goods are delivered, goods deliver होने के पहले और सेल होने के बाद, but if the goods are destroyed before or during transit, या तो पहले या फिर ट्रांजिट से दौरान, द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्क आर द सेलर, सारा रिस्क किसका हो जाता है, सेलर का। ठीक है। बायर्स राइट ऑफ एग्जामिनिंग द गुड्स, बायर के पास राइट है कि गुड्स को एग्जामिन करे और फिर जैसे मान लो डिलीवरी पहुंच गई बायर के पास गुड्स की, सबसे पहले बायर का ये राइट बनता है कि जो भी गुड्स के पास डिलीवर हुई है वो उसको एग्जामिन करे, उसको चेक करे, और चेक करके उसको सही लगता है तो उसको एक्सेप्ट कर ले, और ये एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कर दे सेलर को कि हाँ भाई मैंने जो आपकी डिलीवर गुड्स है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, कंफर्म कर दे वो। अगर एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी होता है, रिसीप्ट ऑफ द गुड्स एंड देयर एक्सेप्टेंस आर नॉट द सेम, गुड्स की रिसीट मतलब गुड्स मिल गई और उसको एक्सेप्टेंस हो गई, वो सेम नहीं है। देखो मान लो सेलर ने मेरे को गुड्स भेजी, ठीक है, अब मैंने गुड्स भेजी और वो मेरे पास तक आ गई ये, और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, वो दोनों चीज़ अलग है। रिसीट हो गई गुड्स की रिसीट हो गई, वो मेरे पास तक आ गई वो, और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई ठीक है गुड्स, वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है। If the buyer has received the goods, it does not necessarily that imply that he also has accepted the goods. अगर बायर को गुड्स मिल गई हैं, रिसीव हो गई हैं, तो जरूरी नहीं है कि उसको एक्सेप्ट भी करे। Acceptance of goods by the buyer is different from the receipt of the delivery of the goods. दोनों अलग चीज़ हैं and it is more important. Acceptance of goods means the assent of the buyer that he has received the goods under the contract of sale. Acceptance of goods ये होता है कि जो बायर है अपनी सहमति दे दे कि वे वही गुड्स को प्राप्त हुई है जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर उसने साइन करी थी। इफ़ द बायर बाय मिस्टेक डज नॉट गिव सच एसेंट, अगर बायर बाय मिस्टेक वो अपनी सहमति नहीं देता या फिर अपनी सहमति देने से मना कर देता है, ही इज़ लिएबल फॉर रिजेक्शन, वो अपने एक्शन के लिए लिएबल होगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन द बायर इज डीम्ड टू हैव एक्सेप्टेड द गुड्स इन द फॉलोइंग, ये माना जाएगा कि गुड्स एक्सेप्ट कर ली है बायर ने कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस में, व्हेन द बायर इन्फॉर्म द seller that he has accepted the goods. When the goods have been delivered to the buyer, buyer को डिलीवर हो गई and he commits an act which is against the seller's ownership of goods, उसने ऐसा कोई काम कर दिया है जो ओनरशिप जो सेलर की है उसके अगेंस्ट है, जैसे कि द बायर सेल्स द गुड्स, जो उसने डिलीवर सो गुड्स हुए हैं वो बेच दिए बिना सेल को बताए। ही यूजेज द गुड्स एज एन ऑनर, और उसने गुड्स को यूज़ कर लिया एज एन ऑनर की तरह। ही मेक सम चेंजेस इन द गुड्स डिलीवर टू हिम, जो उसको गुड्स भेजा गया उसमें कोई चेंज कर दिया है। तो एग्जाम्पल ए सोल्ड सम ग्रेन्स टू बी बाय सैम्पल, देखो इस एग्जाम्पल समझाती हूँ। ए ने बी को सैम्पल दे के एक चीज़ वो ग्रेन बेचे थे, बी ने वही सेम सी को बेच दिया। बी रिसीव द डिलीवरी, ग्रेन की डिलीवरी मिली ए से, उसने देखा कि हाँ ठीक है जी ग्रेन्स, और सी को स्टॉक भेज दिया, लेकिन सी ने रिजाइन कर दिया कि रिजेक्ट कर दिया वो जो सारा मतलब
वो था जो भी स्टॉक आया था उसके पास कि एक ही स्टॉक से ये जो भी सैंपल जो है था दिया था उससे मैच नहीं कर रहा, तो बी आल्सो डिमांडेड द राइट टू, बी डिमांड करता है कि मैं भी रिजेक्ट करूँगा स्टॉक को ए से जो रिसीव किया है। इट वाज हेल्ड दैट, लेकिन जो बी ने एग्जामिन करके ही, सैंपल से एग्जामिन करके ही उस स्टॉक को एक्सेप्ट किया था और आगे सेंड किया था, तो इट अमाउंटेड टू बी एक्सेप्टेंस ऑफ द स्टॉक, वो माना जाएगा कि स्टॉक की एक्सेप्टेंस हो गई है। एंड एज सच ही डिड नॉट हैव द राइट टू रिजेक्ट इट, और इस प्रकार वो उसके पास राइट नहीं होता कि उस चीज़ को रिजेक्ट कर सके। रिटर्न ऑफ रिजेक्टेड गुड्स, अब जब गुड्स रिजेक्ट हो गई तो उसकी रिटर्न करना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 ऑफ द सेल्स ऑफ द गुड्स एक्ट, इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा कुछ मेंशन नहीं हुआ है, इफ़ द गुड्स हैव बीन डिलीवर टू द बायर, गुड्स बायर को डिलीवर हो गई, एंड एक्सरसाइज इज राइट टू द रिजेक्ट, और उसके पास ये राइट है कि गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है। द बायर रिजेक्ट्स द गुड्स, बायर ने गुड्स को रिजेक्ट कर दिया, ही इज नॉट बाउंड बाय द लॉ टू डिलीवर द गुड्स बैक टू द सेलर्स, उसके पास ये राइट, ये वो बाउंड नहीं है कि लॉ उसको बाउंड नहीं करता कि वो गुड्स जो है वापस डिलीवर करे सेलर को। हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड टू इन्फॉर्म द सेलर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस यही है कि वो सेलर को इन्फॉर्म कर दे उसकी रिजेक्शन के रिगार्डिंग ऑफ गुड्स के, सिंस दे डू नॉट मीट द स्पेसिफिकेशन, क्योंकि वो स्पेसिफिकेशन उसकी मीट नहीं करा उसकी गुड्स ने, तो उसको उसके पास ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो उसको ट्रांसफ़र करे, गुड्स को डिलीवर करे। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये बनती है कि गुड्स के रिगार्डिंग सेलर्स को बोल दे कि भाई नहीं भाई ये गुड्स मैं नहीं एक्सेप्ट करता। लाइबिलिटी ऑफ बायर फॉर नेगलेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, अब बायर की क्या लाइबिलिटी बनती है अगर वो गुड्स को नेगलेक्ट कर देता है या रिफ्यूज़ करता है डिलीवरी ऑफ गुड्स की। सेक्शन 44 ऑफ द सेल्स ऑफ द गुड्स एक्ट स्पेसिफाइज दैट इफ़ आफ्टर हैविंग बीन इन्फॉर्म बाय द सेलर के इन्फॉर्म करने के बाद ऑफ हिज हैविंग मेड द डिलीवरी ऑफ गुड्स, द बायर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द डिलीवरी ऑफ गुड्स, बायर रिफ्यूज़ कर देता है डिलीवरी ऑफ गुड्स को और नेगलेक्ट टू डू इट, और नेगलेक्ट कर देता है, ठीक है। ही इज़ लिएबल टू द सेलर फॉर एनी लॉस दैट द लेटर माइट सफ़र बाय हिज एक्शन, उसके एक्शन से जो भी सेलर को नुकसान पहुंचता है तो वो उसको पे करना पड़ेगा। द बायर इज आल्सो liable in such a case for the expense of the looking after the goods and any damage that might be caused to a good as a result of the buyers की negligence की वजह से जो भी गुड्स को डैमेज हुआ है या फिर सेलर को डैमेज, वो सारी चीज़ एक्सपेंस वो उसको पे करेगा। बट इफ़ ऑन द अदर हैंड सच लॉस और डैमेज टू द गुड्स इज कास्ड बाय डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर, अगर सेलर के डिफ़ॉल्ट की वजह से अगर वो चीज़ होती है, द बायर कैन नॉट बी हेल्ड लिएबल फॉर सच लॉस, बायर लिएबल नहीं होगा उस लॉस के लिए। अब राइट ऑफ बायर क्या है, बायर्स के अधिकार क्या क्या हैं। राइट टू रिसीव डिलीवरी को रिसीव करने का अधिकार, राइट टू रेपुट द कॉन्ट्रैक्ट, अगर उसके अकॉर्डिंग उसकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग सामान नहीं भेजा गया, उसको नहीं मिला तो उसको कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का अधिकार है। राइट टू एग्जामिन द गुड्स, जो भी गुड्स आई हैं उसके पास रिसीव हुई हैं उसको एग्जामिन करके फिर एक्सेप्ट करने का अधिकार है बायर के पास। राइट अगेंस्ट द सेलर फॉर ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर सेलर ब्रीच करता है कॉन्ट्रैक्ट का तो क्या क्या राइट्स हैं बायर के पास। सूट फॉर डैमेज, उसको डैमेज सारे लेने के लिए सूट कर सकता है। सूट फॉर प्राइस के लिए सूट कर सकता है, वही जो भी प्राइस बनता है। द बायर हैज़ पेड द प्राइस ऑफ द गुड्स, अगर उसने प्राइस पे कर दिया था उसका तो प्राइस वापस लेने के लिए सूट कर सकता है। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवानी थी उसको और वो परफॉर्मेंस उसने नहीं करी तो उसके लिए सूट कर सकता है। सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, अगर सामने वाले सेलर ने वारंटी कंप्लीट नहीं करी अपनी तो उसकी वारंटी ना कंप्लीट करने में जो भी डैमेज होता है उसके लिए सूट कर सकता है। रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर तोड़ दिया गया है सेलर ने और सेलर ने चीज़ नहीं डिलीवर करी तो कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट हो गया और उसकी वजह से जो रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कर सकता है, ये रेपुडिएट कर सकता है अगर सेलर ने उसकी स्पेसिफिकेशन वाली चीज़ नहीं बेची। सूट फॉर इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट बनता है उसका। इफ़ द प्राइस ऑफ द गुड्स इज रिटर्न टू द बायर ऑन द रेपुटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द सेलर, द बायर हैज़ द राइट टू डिमांड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट, जो भी उसने अमाउंट पे कर रखा था उस पर इंटरेस्ट भी पे करे। ड्यूटीज ऑफ द बायर, अब बायर की ड्यूटीज क्या बनती है। टू टेक डिलीवरी ऑफ एंड पे फॉर द गुड्स, डिलीवरी ले और उसके लिए पेमेंट करे। टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, डिलीवरी के लिए अप्लाई करे। इन केस देयर इज अ नो स्पेशल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टी, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, द सेलर इज नॉट बाउंड टू मेक द डिलीवरी ऑफ गुड्स, सेलर बाउंड नहीं है कि उस गुड्स की डिलीवरी को
देने के लिए अनलेस द बायर अप्लाई, जब तक बायर उसके लिए एप्लीकेशन नहीं देगा उसको। टू टेक द रिस्क ऑफ द डेटरियोशन ऑफ द गुड्स, अगर गुड्स में कोई खराबी होती है तो उसका रिस्क ले। इन सम सर्कमस्टेंसेस द सेलर माइट एग्री टू मेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स एट अ प्लेस अदर देन वेयर द गुड्स एग्जिस्ट एट टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे जहाँ पर वो गुड्स थी और एक ऐसा प्लेस जहाँ पर उसको गुड्स ट्रांसफर करवानी थी। इन सच अ केस द बायर इज लिएबल फॉर द रिस्क ऑफ डेटरियोशन ऑफ डैमेज ऑफ द गुड्स इन ट्रांजिट, अगर रास्ते में कोई डिलीवरी में दिक्कत होती है प्लेस ऑफ डिलीवरी से दूर जाने के लिए, तो जो भी रास्ते में कोई दिक्कत होती है तो वो बायर के ऊपर ही आएगी। ठीक है। लाइबिलिटी ऑफ बायर फॉर नेगलेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, अगर मान लो गुड्स पहुंच गई है, रिसीट हो गई है बायर के द्वारा, बायर ने उसको नेगलेक्ट कर दिया उसको और उसको वो अप्रूव नहीं करा या फिर एक्सेप्ट नहीं करा, और अगर नहीं करना था उसको एक्सेप्ट तो उसको सेलर को इन्फॉर्म भी नहीं करा, तो जो भी सेलर को डैमेज होगा उसकी वजह से उसकी इतने टाइम तक उसकी गुड्स पड़ी रहेंगी, गुड्स में कोई दिक्कत आएगी, एक्सपेंसेस लगे हैं एक्स्ट्रा, तो सारे उसको वो पे करने पड़ेंगे, बायर की ड्यूटी बनती है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।